जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभी तक 1 से लेकर 75 तक जितना भी एमसीक्यू आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है वो सारा करवा दिए हैं और थ्योरी सारा रिकॉर्डेड है और प्ले लिस्ट में डाला हुआ। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिएगा। और जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस है जो एक आपका 10 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तक तो डेट फिक्स हुई है। सारा क्वेश्चन लगभग आपका यहाँ से आ जाएगा और कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो महा मैराथन में आपको हम करवा देंगे। और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस है, चाहे 2025 का हो, 24 का हो, 23 का हो, 22 का हो, ये जितना भी क्वेश्चंस है सारा हम आपको क्या करेंगे, महा मैराथन में सारा टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग करवाएंगे। फिर जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो पूरा 100 क्वेश्चंस का भी हम मैराथन लेंगे। चलिए, अगर आप नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में थ्योरी जरूर पढ़िए। ओके, चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं सीधा, समय को ना गवाते हुए। सवाल नंबर 1 है आज का, जो 76 नंबर का है, क्योंकि पिछला हम 75 तक करवा दिए हैं, कि शिक्षण का मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है। शिक्षक को डराने हेतु, परीक्षा की तैयारी के लिए, शिक्षण की प्रभावशीलता जांचने के लिए, औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो 76 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण की प्रभावशीलता को जांचने के लिए। हाँ, मूल्यांकन आप कह रहे हैं तो टीचर को नहीं डराना है, परीक्षा की तैयारी भी नहीं करना और औपचारिक प्रक्रिया को, फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करना है। क्या करना है आपको, शिक्षण को कैसे प्रभावशील बनाया जाए इसकी जांच के लिए ये किया जाता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस शिक्षण पद्धति में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, है ना। तो सक्रिय रूप से किस में भाग लेते हैं बच्चे, तो बच्चे किस में भाग लेते हैं, व्याख्यान में, मुख्य अध्यापन, खोज आधारित शिक्षण या रटंत में। तो रटना तो एकदम नहीं है, व्याख्यान में तो टीचर लेक्चर देख के चल जाएंगे। तो खोज आधारित ऑप्शन नंबर क्या होगा, 77 का सी नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे जब खोजेंगे, खोजबीन करेंगे, खुद से सीखेंगे, तो बच्चे खुद से इसमें क्या होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट होंगे, एक्टिव, है ना, सक्रिय रूप से उसमें क्या होंगे, बच्चे भाग लेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि एक अच्छा शिक्षक क्या करता है। भाई, एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, केवल पढ़ाता है, नहीं। छात्र की समस्या सुनता है, हाँ भाई। समय से आता है, वो भी ठीक है। केवल अनुशासन बनाए रखता है, तो जो केवल आ गया तो नहीं भाई, एक गलत हो जाएगा। 78 का आपको दोनों आंसर क्या है, सही लग रहा है। तो छात्र की समस्या सुनता है, समय से, एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, तो पहले समय से आएगा, उसके बाद बच्चा को क्या होगा, समस्या को वो सुनेगा। सटीक आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट 79, अधिगम निरंतर होता है, इसका अर्थ क्या है। जो लर्निंग है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होता है, केवल विद्यालय में होता है क्या लर्निंग, जो हम सीखते हैं केवल विद्यालय में, या टीचर पर सिर्फ निर्भर करता है, या जीवन भर चलता है, या केवल कक्षा में होता है। तो क्या होगा 79 का, जीवन भर। ये क्या है, लाइफ टाइम चलने वाला, है ना। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 80, कौन सी प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। कौन सी, क्या डर, नहीं। सजा, नहीं। अनुशासन या जिज्ञासा। तो ठीक है, जब अनुशासन होगा और जिज्ञासा ही नहीं रहेगा, बच्चे तो बहुत ही अनुशासन में बैठे हुए हैं और उसको अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं कुछ सीखने का, तो वो सीख पाएंगे, कतई नहीं सीख पाएंगे। तो इसका कौन सा आंसर होगा, जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुसार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। बच्चे के अनुसार से, है ना, विषय वस्तु जो भी है वह करिकुलम सिलेबस जो भी है, क्या पढ़ाना है, बच्चे के अनुसार से, ज़रूरत के हिसाब से अगर आप उसको दे रहे हैं तो क्या कहलाता है, समायोजन, पुनरावृत्ति, प्रस्तुति या परिशोधन। तो समायोजन क्या कहलाता है, समायोजन, एकोमोडेशन, है ना। मतलब समायोजन करने में मतलब होता है कि जैसे कहीं पर नया जगह में जाते हैं उसको परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, है ना, समायोजन, समायोजित कर लेना। तो विषय वस्तु छात्रों के अनुसार से अपने हिसाब से क्या उसको जरूरत है वो अगर हम करते हैं तो समायोजन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर, विद्यार्थी का अधिगम किस पर निर्भर करता है। 82 का क्या होगा, विद्यार्थी का अधिगम किस पर निर्भर करता है।
तो 82 नंबर का हो जाएगा उसके घर की स्थिति पे, शिक्षक की प्रेरणा पे, पाठ्य पुस्तक की मोटाई पे या परीक्षा प्रणाली पे। भाई घर की स्थिति से क्या दिक्कत है आपको, परीक्षा प्रणाली से क्या मतलब है, पाठ्य पुस्तक की मोटाई से क्या मतलब है। यहाँ पे एकदम स्पष्ट आंसर है कि शिक्षक की प्रेरणा। अगर टीचर मोटिवेट करेगा बच्चा को तो सबसे ज़्यादा लर्निंग होगा ना, सबसे ज़्यादा उसी से सीखते हैं, मोटिवेशन से। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। शिक्षण का वह तरीका जिसमें विषय को अनुभव से जोड़ा जाता है। शिक्षण का वह तरीका जिसमें विषय को अनुभव से जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, रटंत नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो ऐसा ही कट गया आपका, है ना। थ्योरी आधारित एकदम नहीं, प्रयोगात्मक, है ना, प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल करते हैं तब जो जीवन में आप जो पढ़े लिखे हैं उसको अनुभव के आधार पर आप जो एक्सपीरियंस किए हैं उसको आप अगर कनेक्ट करते हैं जो भी पढ़ते हैं तो क्या होगा, प्रयोग करके देखना प्रैक्टिकली। तो 83 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 84 का चलते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंतर्निहित प्रेरणा का प्रमुख लक्षण क्या है। दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल या तो इंटरनल। तो ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन, है ना। इंटरनल मतलब अंतः प्रेरणा, खुद से अंदर से जो बच्चे प्रेरित होते हैं, क्या पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा होती है उसमें, दूसरों की तुलना या आत्मसंतोष या डर से सीखना नहीं। पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है, दूसरों की वो तुलना भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 84 का सी। आपको आंसर सब सटीक सटीक आपको लगेगा बट मानना वही है जो आपको सबसे ज़्यादा सही है। भाई मोटिवेशन होता है तो लगता है कि हाँ कुछ प्राप्त हम करेंगे, तो हाँ पुरस्कार की भी इच्छा होती है। तो मोटिवेशन तो होता है ना कि हाँ वो पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना है, तुलना भी कर लेते हैं। डर से सीखना, तो मोटिवेशन डर से नहीं होता है। ओके, चलिए 84 का नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 85, अधिगम की प्रक्रिया में अवरोध का तात्पर्य क्या है। सहायता, प्रेरणा, रुकावट या अनुभव। तो 85 का क्या हो जाएगा, अवरोध मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट करना। आपको क्या करना है, हिंड्रेंस मतलब कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है आपको। रुकावट, इसका मतलब अवरोध का तात्पर्य क्या होता है, रुकावट। 86, अध्यापन की प्रथम प्रक्रिया क्या होती है। तो 86 का क्या हो जाएगा, मूल्यांकन, शिक्षण या उद्देश्यों का निर्धारण या परीक्षा। तो अध्यापन की प्रथम प्रक्रिया क्या होती है, उद्देश्य का निर्धारण, क्या आपको पढ़ाना है, क्या आपका उद्देश्य है उसको पूर्ति करना है आपको। अध्यापन की प्रथम प्रक्रिया क्या होती है, उद्देश्य। क्या आप आज जो उद्देश्य लेकर के गए, प्लानिंग करके गए, सिंपल उद्देश्य का मतलब ये होता है कि प्लान आप आज जो क्या आपका प्लान फुलफिल हुआ कि नहीं। ओके, जैसे रूटीन बनाते हैं कि हमको आज पढ़ना है तो सोचते हैं रूटीन तो बनाए लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो इस प्रकार की क्या होती है, उद्देश्य की पूर्ति होती है। कौन सा तरीका धीमे सीखने वाले छात्र के लिए उपयोगी होता है। सामूहिक कार्य, विशेष शिक्षण, रटंत अभ्यास या प्रतियोगिता। तो ये तो सी और डी एकदम 87 का तो कट जाएगा। जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको क्या विशेष थोड़ा शिक्षण देना है। सामूहिक कार्य में लगा देंगे तो क्या होगा, वो सीख जाएगा नहीं, थोड़ा सा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है। जो बच्चे थोड़ा सा क्या होता है धीमे गति से सीखते हैं, उसको मन बुद्धि नहीं बोलना, वो धीमे गति से सीखते हैं। हर एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में ही आपको बोलना है। 88 का, एक प्रभावी शिक्षक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर कैसे देता है। जैसे कोई भी टीचर जवाब देना है, टीचर को बच्चा से सवाल किया, अगर नहीं भी आ रहा है टीचर को या तो नहीं बताना है, हायर क्लास का सवाल है या तो अटपटा सा है, तो उसको कैसे जवाब दिया जाता है, टालकर, चिढ़कर, धैर्यपूर्वक या अनदेखा कर कर। तो आपको पता चल रहा है कि धैर्यपूर्वक, पैसेंस के साथ आपको आंसर देना है। क्या करना है उसको, पैसेंस के साथ आपको उसका आंसर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्रोत कौन सा है, शिक्षक, टीवी, इंटरनेट या छात्रों का स्वयं का अनुभव। तो देखिए यहाँ पे एकदम सटीक आंसर है कि बच्चे सबसे ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस जो गेन करके आते हैं स्कूल में उससे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। छात्र का क्या होता है, स्वयं का जो अनुभव होता है उससे सबसे ज़्यादा वो लर्निंग करते हैं। जब बच्चे को पढ़ाया जाता तो वो हर बार कहते हैं हाँ देखे थे हमने, ये सुना था, हाँ घर में ऐसा ही होता है ना। दूध में दही ऐड करते तो दही बन जाता है वो पूरा, है ना। तो बोलते हैं हाँ हमने देखा है, तो अपना एक्सपीरियंस है, बस इसको क्या मॉडिफाई कर रहे हैं उसको। तो क्या अनुभव जो होता है उससे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। चलें नेक्स्ट। शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी को प्रेरित करता है। टीचर का वह कौन सा क्वालिटी है जो बच्चे को क्या होता है, मोटिवेट करता है। कठोरता एकदम नहीं, अहंकार एकदम नहीं, उदासीनता एकदम नहीं। अब 3 ऑप्शन अगर काट दिए तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणादायक व्यक्तित्व। आप मोटिवेशन
है ना, मोटिवेटेड पर्सन अगर रहिएगा तो बच्चे ज़्यादा आपसे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सा दृष्टिकोण शिक्षक केंद्रित बनाता है? देखिए ये क्या हुआ, टीचर सेंटर। चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चे के अनुसार से चलना है, और टीचर सेंटर में टीचर अपने अनुसार चलता है। जैसे बड़ा बड़ा कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, हायर क्लास में क्या होता है, टीचर सेंटर होता है। टीचर आते हैं, लेक्चर देते चल जाते हैं, बच्चों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या समस्या हो, कुछ नहीं सुना जाता है। तो इसमें क्या था, रचनात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक एवं पारंपरिक। तो जो टीचर सेंटर्ड है, शिक्षक केंद्रित जो एजुकेशन, वो कैसा था, डी नंबर, ट्रेडिशनल था। पहले आते थे बस टीचर पढ़ाते थे चल जाते थे, नहीं देखते थे बच्चे को क्या समस्या है। ओके चलिए 92 का। यदि छात्र कक्षा में शोर कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें डांटना चाहिए? एकदम नहीं। कक्षा छोड़ देना चाहिए? एकदम नहीं। चुप रहने का आदेश देना चाहिए? तो कारण जानना चाहिए। तो देखिए चुप रहने का भी आदेश देते, बच्चे शोर कर रहे तो चुप रहो, ये मेरा ऑर्डर है, बट ये नेगेटिव है थोड़ा। इसको कारण जाने कि आप हल्ला क्यों कर रहे हैं, तो बच्चे बताएंगे कि सर हमको मन नहीं लग रहा है, हमको चींटी काट रहा है, हमको छोटा काट रहा है, मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया, बहाना बताएंगे तो भी रीजन बताएंगे। तो कारण जानना, ना कि उसको ऑर्डर दे देना है। लेकिन अधिकांश क्या होता है, चुप रहो, ये मेरा ऑर्डर है। 93 का। कौन सा कथन प्रभावी अध्यापन का संकेत है? इफेक्टिव लर्निंग का कौन सा यहाँ पे संकेत है? छात्रों की संख्या अधिक हो? कतई नहीं। छात्र उत्सुक जिज्ञासु रहे? ये सही है। शिक्षक का भाषण लंबा हो? कतई नहीं। ग्रंथ प्रणाली अपनाई जाए? कतई नहीं। तो 93 का क्या होगा बच्चों, बी नंबर होगा। छात्र उत्सुक एवं जिज्ञासु रहे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी क्रिया अधिगम निष्क्रिय बनाती है? 94 का क्या हो जाएगा, संवाद, प्रयोग, दोहराव और उपेक्षा। तो 94 का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, उपेक्षा, है ना। अगर आप किसी से उपेक्षा कीजिएगा तो जो लर्निंग है वो कम हो जाएगा, इसी कारण उपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ो, तुमने से ये उपेक्षा है। ओके चलिए अब 95 की तरफ चलते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब बच्चों को क्या करना है, ग्रुप में काम देना है। क्या करना है, ग्रुप लर्निंग कराना है ना, ग्रुप असेसमेंट कराना, मतलब कुछ भी ग्रुप में काम देना है। तो ये किस पर है, प्रतिस्पर्धा। क्या बच्चे उसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे एक दूसरे से? सहकारिता सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत या आधिपत्य सिद्धांत। ऐसा नहीं कि आप डोमिनेट करने लगे। शक्ति सिद्धांत नहीं, सहकारिता मतलब क्या होगा, हेल्प। एक दूसरे से बच्चे हेल्प करेंगे और सीखेंगे कि हाँ, तो ये सिद्धांत काम करता है। जब आपको ग्रुप में कोई काम कर दीजिएगा तो डिसिप्लिन भी इसमें क्या होता है, डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य दीर्घकालीन होता है? पाठ्यक्रम समाप्त करना, मूल आधारित विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना या आदर्श बढ़ाना। तो शिक्षण का कौन सा उद्देश्य दीर्घकालीन होता है, मतलब जो टीचिंग हम करते हैं उसमें सबसे लंबा समय तक कौन सा चलता है? तो 93 क्या होगा, मूल आधारित विकास है। जो हम देखते हैं कि बच्चे का मूल्यांकन करना है सबसे लंबा समय में लगता है और सबसे लास्ट में करते हैं। जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांट देना चाहिए? कतई नहीं। उपहास करना चाहिए? एकदम नहीं। उत्तर बदल देना चाहिए या सहायक संकेत देना चाहिए? थोड़ा सा उसको संकेत दे दीजिए तो उसको क्या फील होगा कि हम, मुझे नहीं आता था, टीचर ने हल्का सा जवाब दिया, बाकी सब तो हम ही दिए, तो उसको अच्छा फील होता है। लेकिन नहीं करते हैं टीचर, मार देते हैं, डांट देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। पाठ्य की शुरुआत में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जैसे ही लेसन स्टार्ट हो तो टीचर को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए? नहीं। चुप रहना चाहिए? नहीं। गृह कार्य देना चाहिए? तो होमवर्क तो लास्ट में दिया जाता है ना। उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए, जो उद्देश्य होगा उसको क्या करेंगे, हम स्पष्ट करेंगे कि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा है, क्या हानि है ना। जो भी मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो उससे फ़ायदा ही बताना है, सारा एडवांटेज बताना है। ओके चलिए 99 की तरफ चलते हैं कि शिक्षक समाज का निर्माता है, यह कथन किसका है? तो 99 का क्या हो जाएगा, शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। इसका क्या तात्पर्य है? शिक्षक सबसे बड़ा अधिकारी है? नहीं। शासन करता है, केवल पढ़ाता है? नहीं। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं लास्ट और बेहतर और ज़बरदस्त। एक अच्छा शिक्षक हमेशा क्या करता है बताइए? एक गुड टीचर हमेशा क्या करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल किताबों पर निर्भर होता है। तो केवल वाला आंसर तो आपका गलत हो जाएगा। अपनी कार्यशैली की समीक्षा करता है, जांच करता है। छात्रों से दूरी बनाता है? नहीं। बिना रुके पढ़ाता है? एकदम नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी के साथ आपका 100 MCQ आपका कंप्लीट हो चुका है।
और बाकी जो आपका रहेगा प्रीवियस ईयर का टीचिंग एप्टीट्यूड आपको 1 बाय 1 करके लाया जाएगा। और महामैराथन में आपको प्रीवियस ईयर का जो भी 100 क्वेश्चंस होता है उसको प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी में सवाल में फंस जाते हैं, तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा सवाल इंपॉर्टेंस करवा दिए हैं। अब प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल पूछा गया है वो भी आपको देखना है और वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।